हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आज इस वीडियो में मैं बिमस्टेक की शिखर बैठक जो अभी बैंकॉक में संपन्न हुई है, थाईलैंड की राजधानी, उसका जिक्र करूंगा। उसके की फीचर्स के बारे में बताऊंगा। उसमें जो चैलेंजेस थे उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। और नरेंद्र मोदी द्वारा किन किन बातों को रेखांकित किया गया अपने भाषण में, उसका भी जिक्र करूंगा। आपको हम बता दें, ये यूपीएससी और स्टेट पीसीएस दोनों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप प्रारंभिक परीक्षा दे रहे हों, चाहे रिटन मुख्य परीक्षा दे रहे हों, लेकिन इन दोनों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और आपको हम बताते चलें, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। बिमस्टेक का फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। यह 1997 में अस्तित्व में आया था। भारत इसका फाउंडिंग मेंबर है। हालांकि उसी वर्ष म्यांमार और वर्ष 2004 में इसमें दो देश और शामिल हुए, जैसे नेपाल और श्रीलंका भी शामिल हो गए। तो इस प्रकार से धीरे धीरे ये एक्सपेंड हो गया। इसका एक लक्ष्य भी है एक्सपेंडिंग मेंबरशिप का। और इस समय इसके 7 सदस्य हैं। वास्तव में इसमें सार्क के मालदीव और पाकिस्तान को छोड़कर, और अगर अफगानिस्तान को भी इसमें जोड़ लें, तो वास्तव में इसमें सार्क के सभी सदस्य शामिल हैं। इस वजह से नरेंद्र मोदी कई बार कोशिश कर चुके हैं कि बिमस्टेक को सार्क का अल्टरनेटिव बनाया जाए, दूसरे, ताकि पाकिस्तान को अलग थलग किया जा सके। अफगानिस्तान से कोई लेना देना, तो वैसे भी सार्क का 8वां सदस्य था, वो तो भारत की कृपा से शामिल हो गया था। हामिद करजई जब अब अफगानिस्तान के राष्ट्रपति बने थे, उसके बाद तो अशरफ गनी आए थे। वर्ष 2016 में दरअसल जब गोवा में उसकी ब्रिक्स की शिखर बैठक हुई थी, तो उस समय सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान में हो चुका था नरेंद्र मोदी द्वारा। तो नरेंद्र मोदी ने बिमस्टेक को तो इनवाइट किया था, लेकिन सार्क को इनवाइट नहीं किया था स्पेशल इनवाइटिंग रूप में। उस समय आंग सान सू की, म्यांमार की आंग सान सू की ने हिस्सेदारी किया था, जो कि स्टेट काउंसलर थी, यानी विदेश मामलों की प्रमुख थी। चूँकि आंग सान सू की के परिवार का कोई भी व्यक्ति म्यांमार का राष्ट्रपति नहीं बन सकता, या वहाँ का सर्वे सर्वा नहीं बन सकता। तो सर्वे सर्वा तो वही थी, लेकिन स्टेट काउंसलर नामक एक नया पद क्रिएट किया गया और उसको हेड कर रही थी। वो विदेश मामले से लेकर के सभी मामले देखती थी। अभी हाल में जब वर्ष 2021-22 में उनका तख्ता पलटा गया, 22 में संभवतः 22 फरवरी में उनका तख्ता पलटा गया, तो उसके बाद इसमें मिन ऑन्ग ह्लैंग, ये म्यांमार के प्रमुख एडमिनिस्ट्रेशन काउंसिल के प्रमुख हैं, मिलिट्री डिक्टेटर हैं, मिलिट्री जुंटा को हेड कर रहे हैं, और ये वहाँ प्रधानमंत्री की भी भूमिका निभा रहे हैं। दरअसल म्यांमार की स्थिति ऐसी है कि सेना ने जब 1988 में एसपीडीसी का गठन किया था, स्टेट पॉलिसी एंड डेवलपमेंट काउंसिल का गठन किया था, तो उसके बाद उसने ये व्यवस्था कर दिया था कि किसी भी तरह से म्यांमार में 25% सीटें सेना के लोगों के लिए रिजर्व रहेंगी। तो इस प्रकार से म्यांमार में ये पुराना इतिहास है कि वहाँ सेना अक्सर अपने करामात दिखाती रहती, खुराफात करती रहती है, और डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लोग क्या, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी एनएलडी की प्रमुख है, वही आंग सान सू की हैं। अपने बालों में गुलाब का फूल लगाती हैं अपने पिताजी की स्मृति में, क्योंकि जब वो 2 या 3 साल की थी तभी उनके पिता की हत्या हो गई थी 1947 में। तो आंग सान सू की वास्तव में वही सेना का विरोध करती रही, वही डेमोक्रेसी की मांग करती रही हैं। और चीन लाख सैंक्शन के बाद भी चीन म्यांमार के को अपने तरफ मिलाए रहता है, उसको आर्थिक मदद भी देता है, सैन्य मदद भी देता है। उसकी जैसे म्यांमार की नई राजधानी नेपिडाओ एक्चुअली चीन के सहयोग से ही तैयार हुआ है, जो रंगून से 400 किलोमीटर उत्तर की ओर स्थित है। पहले रंगून या यांगून ही म्यांमार की राजधानी हुआ करती थी।
लेकिन बाद में 2006 से नेपिडाउ वहाँ की राजधानी बननी है और वही कंटिन्यू की हुई है। बहुत खूबसूरत शहर बनाया है उसको, काफ़ी पैसा लगाया है सेना ने। तो इस समय मिन ऑन्ग ह्लाइंग ये वहाँ के मिलिट्री डिक्टेटर हैं, जो कि वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन काउंसिल को भी हेड कर रहे हैं और प्रधानमंत्री की भी भूमिका निभा रहे हैं। बहरहाल हम लोग बिमस्टेक का जिक्र करेंगे। तो बिमस्टेक का फुल फॉर्म हुआ बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, BIMSTEC का ये फुल फॉर्म हुआ। इसमें सार्क के पाकिस्तान, मालदीव को छोड़ करके सभी देश शामिल हैं, चाहे वो भूटान हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो भारत हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, सभी देश इसमें शामिल हैं। यानी 7 ओरिजिनली उसमें भी शामिल थे। अफगानिस्तान को तो ज़बरदस्ती मिला दिया गया था 8वें सदस्य के रूप में, लेकिन हैं तो ओरिजिनली 7 ही, और 7 ही बिमस्टेक में भी शामिल हैं। इसमें म्यांमार और थाईलैंड ये आसियान देशों से आते हैं। म्यांमार को भारत के लिए गेटवे कहा जाता है आसियान तक पहुंचने का, यानी दक्षिण पूर्व एशिया तक पहुंचने का। इसी बैंकॉक समिट में ही पी सिनवात्रा, जो कि थाईलैंड की प्रधानमंत्री हैं, और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लैंड ब्रिज लाइन पर चर्चा किया, जो कि दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया या दक्षिण एशिया और आप कह सकते हैं थाईलैंड के लिए, थाईलैंड को अगर हम दक्षिण पूर्व एशिया में मान लें तो दक्षिण पूर्व एशिया में है ही, तो दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिण एशिया के बीच एक ब्रिज का काम करेगा। ये 87 किलोमीटर लंबा एक लैंड से होते हुए, यानी इसमें जावा और सुमात्रा के बीच स्थित जो जलडमरू मध्य है उसको छोड़ते हुए, यानी मलक्का जलडमरू मध्य को छोड़ते हुए, सुंडा जलडमरू मध्य को छोड़ते हुए अंडमान सागर से लेकर के थाईलैंड की खाड़ी तक 87 किलोमीटर ये लैंड भाग से होकर गुजरेगा, म्यांमार होते हुए बैंकॉक तक जाएगा। ये वास्तव में चीन और बांग्लादेश के नापाक जो हरकतें हो रही हैं चिकन नेक को लेकर के, उसके जवाब में वास्तव में इसका निर्माण किया जा रहा है। 2018 में बन करके तैयार हो गया था। अब अगर थाईलैंड चाहे तो तुरंत इस पर यात्रा भी शुरू हो सकती है। ये वास्तव में मेकंग गंगा कोऑपरेशन का एक हिस्सा भी है। खैर, उस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। तो बिमस्टेक जो है 1997 में अस्तित्व में आया था। उसी साल म्यांमार भी इसमें शामिल हो गया था। ओरिजिनली थाईलैंड और भारत इसके फाउंडिंग मेंबर हैं। 4 देशों ने इसकी स्थापना किया था, जिसमें कि थाईलैंड और भारत तो हैं ही, साथ ही बांग्लादेश भी है, और आप कह सकते हैं भूटान ने भी इस पर अपनी सहमति दे दिया था। भले ही म्यांमार बाद में शामिल हुआ और नेपाल तथा श्रीलंका इसमें 2004 में शामिल हुए। तो इस प्रकार से इसमें जो शामिल 7 देश हैं, भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, ये सभी भारत के पड़ोसी देश ही हैं। भूटान, थाईलैंड और भूटान, म्यांमार, थाईलैंड, भूटान, म्यांमार, थाईलैंड 3 ये हो गए। भारत, श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश 4 ये हो गए। 4, 3, 7 हो गए। इसमें से 2 देश आसियान देशों से आते हैं, म्यांमार और थाईलैंड, ये आसियान के भी सदस्य हैं और बिमस्टेक के भी हैं। इसमें 7 देश के प्रधानमंत्रियों ने शिरकत किया, हिस्सेदारी किया, और यह शिखर बैठक इसलिए है क्योंकि ये इनमें से कई, जैसे भारत में प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है, यही स्थिति कमोबेश थाईलैंड की भी है। श्रीलंका में तो राष्ट्रपति होता है प्रशासन का मुखिया, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री के स्तर पर उसने पार्टिसिपेट किया। और नेपाल में प्रधानमंत्री ही सर्वे सर्वा होता है, सरकार का मुखिया होता है, राष्ट्रपति भी होता है। भारत की तरह से ढांचा वहाँ भी है, लेकिन सरकार का मुखिया तो प्रधानमंत्री होता है। भूटान में शेरिंग तोबगे, भूटान में तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, यानी वहाँ का सम्राट ही सर्वे सर्वा होता है। लेकिन फिर भी 2008 में जब वहाँ डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस हुई तो उसके बाद से प्रधानमंत्री का पद बहुत महत्वपूर्ण हो गया। शेरिंग तोबगे 2014 में भारत भी आए थे, जब नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण किया था।
तो इस प्रकार से दाश शेरिंग तोबगे पूरा नाम है उनका। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि सातों देश जो बिमस्टेक में शामिल, उनका मैंने जिक्र किया। कौन कब शामिल हुआ, तो भारत इसमें से फाउंडिंग मेंबर है। नरेंद्र मोदी वहाँ थर्सडे को पहुँचे थे। एयरपोर्ट पर बहुत ज़बरदस्त उनका स्वागत हुआ बैंकॉक एयरपोर्ट पर। और उसमें जो बिमस्टेक इस बार बैंकॉक में आयोजित हुआ वो छठा शिखर बैठक था। छठे शिखर बैठक का थीम रखा गया था प्रॉस्परस, रेजिलियंट एंड ओपन, यानी प्रॉस्परस, रेजिलियंट एंड ओपन बिमस्टेक, ये थीम रखा गया था इस बार बिमस्टेक के छठे शिखर सम्मेलन में जो बैंकॉक में आयोजित हुआ है, थाईलैंड की राजधानी। इसके की फीचर्स का हम जिक्र कर देते हैं। आपको बताई दिया 1997 में अस्तित्व में आया था। इसका मुख्य उद्देश्य रीजनल कोऑपरेशन और रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है। उसका जिक्र हम बाद में करेंगे। की फीचर्स का हम जिक्र कर देते हैं। की फीचर्स में इसमें पहला है इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, यानी अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाना। दूसरे शब्दों में यह अधिकांश मामलों में यूनाइटेड नेशंस के चार्टर को फॉलो करता है और शांति को प्रमोट करने का ये बीड़ा उठाया हुआ, यानी क्षेत्रीय स्तर पर ये शांति को प्रमोट करता है। शेयर्ड गोल, दूसरा है साझेदारी वाला लक्ष्य, यानी साझा लक्ष्य। दूसरे संगठन है क्षेत्रीय स्तर, उनका जो लक्ष्य है इसमें पीसफुल को एग्जिस्टेंस, वही पहले वाला आप कह सकते हैं कि दूसरे में भी है। तीसरा है रीस्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन, यानी या स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन ही कहिए, रीस्ट्रक्चर्ड मत कहिए, स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन, यानी इसका संगठन अन्य क्षेत्रीय संगठनों की भांति ही है। और आप कह सकते हैं कि इसका उद्देश्य सभी देशों को कुछ न कुछ जिम्मेदारी देना। जैसे बैंकॉक यानी बांग्लादेश को, बांग्लादेश से हम शुरू करते हैं, बांग्लादेश को ट्रेड और इन्वेस्टमेंट तथा विकास की जिम्मेदारी दी गई है। भूटान को पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन की जिम्मेदारी दी गई। भाई इसको आप देखिए। भारत को सुरक्षा संबंधी, खास करके ऊर्जा सुरक्षा संबंधी मामलों की जिम्मेदारी दी गई है। मैं अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में ही बोल रहा हूँ। म्यांमार को कृषि और फूड सिक्योरिटी यानी खाद्य सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। नेपाल को लोगों के बीच संसर्ग बढ़ाने की जिम्मेदारी दी, पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई है। श्रीलंका को विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा नवान्वेषण यानी नई चीज़ों में अपना रिसर्च करना, नई चीज़ों को सामने रखना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इसकी जिम्मेदारी दी गई है। और थाईलैंड को कनेक्टिविटी यानी क्षेत्रीय स्तर पर एक दूसरे देशों से जुड़ने के लिए जो चीज़ें, चाहे डिजिटल की ज़रूरत हो, चाहे ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत हो, चाहे कम्युनिकेशन के अन्य साधन की ज़रूरत हो, जिसमें सेटेलाइट वगैरह से जुड़ना है, किसी भी तरह से, या पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो या इकोनॉमिक कनेक्टिविटी हो, किसी भी तरह से जुड़ने की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी थाईलैंड को सौंपी गई है। तो ये इसका आप कह सकते हैं स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। और एक्सपेंडिंग मेंबरशिप, इसमें अन्य नए सदस्यों को भी शामिल करने के लिए इसको ओपन रखा गया। ऐसा नहीं कि इसको बंद कर दिया गया। भाई 7 सदस्य हैं, 7 ही रहेंगे, दूसरे भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं अगर करना चाहें तो इस प्रकार से ये आप कर सकते हैं कि ये की फीचर्स हैं। और इसके क्या कहते हैं, बिमस्टेक के सामने जो चैलेंजेस हैं वो 4 प्रमुख चैलेंजेस हैं। पहला है रोहिंग्याओं के बारे में। आपको पता है कि म्यांमार के राखाइन प्रांत में रोहिंग्या रहते हैं। इनका कंसंट्रेशन राखाइन प्रांत में ही है। और अराकान आर्मी इन लोगों ने बना रखा है। अर्कसा नामक संगठन भी 2017 में बना लिया था। इन्होंने 2009 में अराकान आर्मी का गठन किया था, जो बांग्लादेश की व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था को थ्रेटन करने में लगा हुआ है। उसके बाद इंडिया नेपाल बॉर्डर इशू है ही
केपी शर्मा ओली ने काला पानी लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को अपना घोषित कर दिया था और इतिहास के झूठे उदाहरण दे करके संविधान संशोधन करके ये बताने की कोशिश किया था कि भारत का ये हिस्सा है, एक्चुअली नेपाल का हिस्सा है और नेपाली इसे अपना मानते हैं। लेकिन सच्चाई ये है वो चीन की शाह पर उन्होंने ऐसा किया था। इसलिए बॉर्डर इशू का भी एक चैलेंज है। म्यांमार्स डोमेस्टिक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी इसमें एक चर्चा का विषय रहा है। आंग सान सूकी का तख्ता पलट करके, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर का तख्ता पलट करके, जो मिलिट्री कू करके वहाँ के आंग मिन आंग हलैंग जो वहाँ के मिलिट्री डिक्टेटर हैं, उन्होंने जो तख्ता पलट करके शासन किया है, सैन्य शासन या सैन्य जुंटा का शासन स्थापित किया है, उसको लेकर के निश्चित रूप से चिंता व्यक्त की गई है। और चौथा जनरल मामले हैं। इस इलाके में जो जनरल थ्रेट है सबके लिए, वो उस पर चर्चा की गई है। तो इस प्रकार से इसमें ये चुनौतियां हैं। और नरेंद्र मोदी ने जो थर्सडे को वहाँ पहुँचे थे और अगले दिन संबोधित किया था बिमस्टेक को, उसमें उन्होंने बिमस्टेक के मंच से क्षेत्रीय सहयोग, एकीकरण और प्रगति, 3 चीज़ों पर बल दिया था कि भाई क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, एकीकरण को यानी देशों के बीच आपसी मनमुटाव नहीं होना चाहिए, और प्रगति को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में इस इलाके में प्रगति हो, प्रोग्रेस हो, इसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ये नरेंद्र मोदी ने बिमस्टेक शिखर सम्मेलन में शिरकत करते हुए बात कही थी। इसमें 7 देशों के प्रधानमंत्रियों ने शिरकत किया था, जैसा कि मैंने आपको बताया। खैर, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसमें बिमस्टेक का हमने सब चीज़ डिस्कस कर दिया, कब अस्तित्व में आया, किसने कब ज्वाइन किया, इसके की फीचर्स क्या क्या हैं और इसमें चुनौतियां क्या क्या हैं, और नरेंद्र मोदी ने किन किन चीज़ों को एम्फेसाइज किया है। उम्मीद है आप काफ़ी कुछ इससे सीख गए होंगे। और अब भारत का फ़ायदा क्या है, आपको सबसे बड़ा फ़ायदा यही बता दें कि ये सार के विकल्प के रूप में नरेंद्र मोदी इसको डेवलप करना चाहते हैं, जिसके बारे में उन्होंने शुरू में ही चर्चा कर दिया। ये चाहते हैं किसी तरह से पाकिस्तान को बाहर रखा जाए और चाहते हैं कि चीन के बढ़ते प्रभाव को भी इस इलाके में कम किया जाए। कम करने के लिए ज़रूरी है कि इन देशों को मिला करके रखा जाए, चूँकि क्रा नहर से होते हुए चीन का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल पॉलिसी जो है, उसको स्ट्रिंग ऑफ पर्ल उसकी गुजरने वाली है। क्रा नहर थाईलैंड में ही है और म्यांमार में सितवे और थिलवे 2 डीप सी एयरपोर्ट हैं जो कि बंगाल की खाड़ी के मुहाने पर स्थित हैं। इन 2 में से एक का विकास तो भारत कर रहा है, लेकिन एक पर चीन की नज़र है। तो चीन कोशिश कर रहा है कि भाई उससे भारत को घेरा जाए। और वैसे भी म्यांमार ने बहुत पहले ही कोको आइलैंड यानी कोको द्वीप, जो कि बैरन द्वीप के पास है, अंडमान ग्रेटर अंडमान के पास है, उसको चीन को सौंप दिया था। तो चीन ने वहाँ रडार सिस्टम स्थापित कर रखा ताकि भारतीय नौसेना की गतिविधियों पर नज़र रख सके। इन सब सुरक्षा चुनौतियों के मद्देनज़र ये ज़रूरी है कि बिमस्टेक को मजबूत किया जाए। साथ ही अगर पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी बढ़ती है, चूँकि इन समूह की इकॉनमी, ज़्यादातर देशों की इकॉनमी कमोबेश एक ही है, इसमें भारत ही सबसे प्रमुख है। यानी भारत का क्लाउड, फाइनेंशियल क्लाउड भी सबसे महत्वपूर्ण। भारत तो विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तीसरी अर्थव्यवस्था बड़ी बनने के लिए भारत कोशिश कर रहा है। तो भारत चाहता है कि अपने छोटे पड़ोसी देशों को भी साथ लेकर के चलें। इसके लिए वह लगातार कोशिश कर रहा है। तो चीन को और पाकिस्तान को अलग थलग करना, ये बिमस्टेक का प्रमुख उद्देश्य है, नरेंद्र मोदी का प्रमुख उद्देश्य है। इसीलिए वो श्रीलंका भी, बिमस्टेक थाईलैंड के बाद श्रीलंका भी गए थे। वहाँ 7 बिंदुओं पर सहमति बनी, उनके बारे में आगे चर्चा हम करेंगे। बहरहाल आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।